मैं डॉक्टर नरेंद्र झा आज अपने डिग्री 3 ऑनर्स के स्टूडेंट्स से 7वें पेपर के टॉपिक पे जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम है, उस पर बात करूँगा। और इस क्लास में हम लोग इस स्वतंत्रता संग्राम के कारणों को समझने की कोशिश करेंगे और उससे संबंधित अन्य विषयों पर भी हम लोग बात करेंगे। 18वीं शताब्दी के दूसरे हिस्से में, उत्तरार्ध में, विश्व में 3 क्रांतियां हुई। पहली थी औद्योगिक क्रांति, दूसरी थी अमेरिकी क्रांति, जिसे हम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के भी नाम से जानते हैं या अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं, और तीसरी थी फ्रांस की 1789 की क्रांति, जिसे हम फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। तो पहली क्रांति तो उसने आर्थिक जीवन में और दूसरे क्षेत्रों में भी समाज के प्रभाव डाला, सामाजिक जीवन में भी प्रभाव डाला, राजनीतिक जीवन पर भी उसका प्रभाव पड़ा। लेकिन बाकी जो दोनों क्रांतियां थीं वो बेसिकली पॉलिटिकल क्रांतियां थीं। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और उसने जिन सिद्धांतों की स्थापना की वो बेहद महत्वपूर्ण थे। हालांकि फ्रांस की जो क्रांति थी 1789 की, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण क्रांति थी, पर अमेरिकी क्रांति भी इतिहास में अपना एक अलग स्थान रखती है। और आज के क्लास में हम लोग इसी क्रांति के बारे में, इसके कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा है पहले कि किस तरह से क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी, और धीरे धीरे अमेरिका का महत्व यूरोप के महादेश के लिए बढ़ने लगा। उत्तरी अमेरिका में फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन और इंग्लैंड, इन लोगों ने अपने उपनिवेश स्थापित करने का प्रयास करना शुरू किया। इंग्लैंड ने 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के उपनिवेश वहाँ पर स्थापित होने शुरू हुए, और बड़े पैमाने पर इंग्लैंड से वहाँ पर माइग्रेशन शुरू हुआ। इसके जो कारण थे वो थे कि ये बहुत धनी इलाका, रिच एरिया था। अमेरिका रिच एरिया था, धनी क्षेत्र था, पोटेंशियली ज़मीन फर्टाइल थी, उपजाऊ ज़मीन थी, मिनरल्स, खनिज पदार्थ बहुत आयत मात्रा में अवेलेबल थे, सोना चांदी सब कुछ था वहाँ पे। दूसरा जो कारण था जिसकी वजह से यूरोप के लोग और इंग्लैंड के लोग वहाँ पर बसने के लिए उत्सुक हुए, वो था कि यूरोप में 17वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन चल रहा था। कैथोलिक धर्म की बुराइयों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। फिर प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना हुई। फिर प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना या उसके विस्तार के खिलाफ फिर एक काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट शुरू हुआ। तो बड़े पैमाने पर अलग अलग जगहों पर लोगों को धार्मिक प्रताड़ना दी जाने लगी, लोगों को सताया जाने लगा धार्मिक दृष्टिकोण की वजह से। जैसे इंग्लैंड में भी दबाया जाने लगा, दूसरे देशों में भी दबाया जाने लगा उनके धार्मिक विचारों के कारण। तो इस वजह से भी बहुत लोग भागे वहाँ से। फिर यूरोप में पॉपुलेशन में भी बढ़ोतरी हुई, तो उसकी वजह से भी यूरोप के लोग वहाँ से हटना चाह रहे थे और अमेरिका जाना चाह रहे थे। तो बहुत से क्रिमिनल्स भी गए वहाँ पर, क्राइम करके भी गए थे। कुल मिला के स्थिति ऐसी थी कि बहुत सारे कारणों से यूरोप से और इंग्लैंड से अमेरिका में लोग गए, और वहाँ पर उन लोगों ने अपने उपनिवेश स्थापित करने शुरू किए। और 18वीं शताब्दी तक आते आते अमेरिका में इंग्लैंड के 13 कॉलोनीज़ थे, और ये 13 कॉलोनीज़ जो थे ये अटलांटिक महासागर के किनारे अवस्थित थे। अब आज की तारीख में अगर आप संयुक्त राज्य अमेरिका के नक्शे को देखेंगे
तो अमेरिका जो है वो दो महासागरों से घिरा हुआ है। एक तरफ प्रशांत महासागर है और दूसरी तरफ अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक महासागर है। तो ये जो 13 कॉलोनीज थे वो अटलांटिक महासागर के कोस्ट पे स्थित थे। और बसाने वाले कौन थे? अभी तुरंत मैंने आपसे कहा, लैंडलेस पेजेंट्स थे, जिनको यूरोप इंग्लैंड में ज़मीन नहीं थी। जो मुनाफाखोर लोग थे वो थे, ट्रेडर्स थे, ऐसे लोग जो धार्मिक आज़ादी चाहते थे, वो सब गए थे वहाँ पर। तो इन 13 कॉलोनीज में बसने वाले जो लोग थे, उनकी जो आबादी का जो मुख्य हिस्सा था वो इंडिपेंडेंट फार्मर्स का हिस्सा था। और फिर वहाँ पर कुछ हल्के फुल्के उद्योग भी थे, इन्फेंट इंडस्ट्री जिसको कह सकते हैं, ऊल में, लेदर में, फ्लैक्स में। ये 13 कॉलोनीज जो थे, इनका एक बार हम आपको नाम बता दें। एक तो था मैसाचुसेट्स, दूसरा था न्यू हैम्पशायर, तीसरा था कनेक्टिकट, चौथा था रोड आइलैंड, फिर पांचवा था डेलावेयर, छठा था न्यूयॉर्क, आप नाम जानते हैं न्यूयॉर्क का, सातवां था न्यू जर्सी, आठवां था पेंसिल्वेनिया। फिर उसके बाद से दक्षिण में वर्जीनिया का था इलाका, वो एक कॉलोनी थी। फिर एक कॉलोनी थी मैरीलैंड, और फिर दो कॉलोनियाँ थी, नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना। और 13वीं जो कॉलोनी थी, प्रोविंस जो था, वो था जॉर्जिया। ठीक है, ये 13 उपनिवेश थे इंग्लैंड के। वहाँ पर 13 कॉलोनीज थे वहाँ पर। उत्तरी जो क्षेत्र में ये जो 13 कॉलोनीज थे, ये अमेरिका के अटलांटिक महासागर के सी बोर्ड पर थे, किनारे किनारे बसे हुए थे। ठीक है, तो ऊपर के क्षेत्र में जो कॉलोनीज अवस्थित थे, जैसे हम लोगों ने अभी तुरंत नाम लिया है, वहाँ पर छोटे छोटे फार्म होते थे, है ना, स्मॉल फार्म्स होते थे वहाँ पर। और फिशिंग इंडस्ट्री थी, फिशिंग का मतलब कारोबार होता था, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री थी। दक्षिण में जो कॉलोनीज थे, अभी तुरंत हम लोगों ने दक्षिण के कॉलोनीज का नाम लिया है। जैसे हम लोगों ने नाम लिया वर्जीनिया का नाम लिया, हम लोगों ने जॉर्जिया का नाम लिया। तो ये जो कॉलोनीज थे, यहाँ पर बड़े स्केल में प्लांटेशंस होते थे, लार्ज स्केल प्लांटेशंस होते थे, जिसमें टोबैको उपजाया जाता था, जिसमें कॉटन उपजाया जाता था। और इन प्लांटेशंस में जो चलाया जाता था इन प्लांटेशंस को, यहाँ पर जो खेती होती थी वो स्लेव लेबर के बल पर, दास प्रथा थी वहाँ पर, और दासों से यहाँ पर काम लिया जाता था। ये सारे कॉलोनीज जो थे वहाँ पर, वो सेल्फ सफिशिएंट थे। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट कॉलोनीज थे। हर कॉलोनी के पास एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी, जिसमें जो क्वालिफाइड वोटर्स थे वो वोट करते थे। हर कॉलोनी के पास एक गवर्नर था। और ये कॉलोनीज जो थे वो अपने जो लोकल मैटर्स होते थे उन पर उनके लिए कानून बनाते थे, उन पे वो टैक्स लगाते थे। लेकिन ये वास्तव में अपने मदर कंट्री यानी इंग्लैंड के शासन के अधीन थे। और बहुत जल्द 18वीं शताब्दी के दूसरे हिस्से में बहुत जल्द एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जब इन कॉलोनीज में रहने वाले लोगों ने अपने लिए एक आज़ादी की मांग करनी शुरू की थी। ठीक है, अब ऐसा हुआ क्यों? कॉजेस क्या थे? था ये कि बहुत सारे जो लोग थे वो इंग्लैंड से भागे थे, जिस वजह से भी भागे हों। बहुतों को देश निकाला दिया गया था। तो इन लोगों को अपने मदर कंट्री के लिए कोई बहुत प्यार था, इंग्लैंड के लिए बहुत सहानुभूति थी, ऐसी बात नहीं थी। अच्छा,
और दूसरा जो कारण था जिसकी वजह से फाइनली इनके मन में आज़ादी पाने की इच्छा पैदा हुई, वो था कि जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, अभी तुरंत हम लोगों ने कहा कि हर कॉलोनी जो था वो सेल्फ सफिशिएंट था, उनके लेजिस्लेटिव असेंबली होते थे, उनके गवर्नर्स हुआ करते थे। लेकिन ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली तो थी, लेकिन गवर्नर और जो काउंसिल होती थी ना, उसकी नियुक्ति जो करता था, काउंसिल मेंबर्स की और गवर्नर की जो नियुक्ति करता था, वो इंग्लैंड का राजा करता था या इंग्लैंड का मोनार्क करता था। और वो लोग इंग्लैंड के राजतंत्र के प्रति ही उत्तरदायी थे। अमेरिका में जो उपनिवेशवासी थे उनके प्रति उनका उत्तरदायित्व नहीं था। जो गवर्नर के पास वीटो पावर भी होते थे। तो इस तरह से लगातार जो कॉलोनियल लेजिस्लेचर था, कॉलोनीज के जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी और इंग्लैंड से जो नियुक्त जो कार्यपालिका थी, जो एग्जीक्यूटिव थी, वो उसमें बराबर संघर्ष चलता रहता था, बराबर मतभेद बना रहता था। कॉलोनी के लोग जो थे वो उनके लिए बड़े पद जो थे वो उनसे उनको वंचित रखा जाता था और वो केवल ब्रिटेन की जो नोबिलिटी थी, ब्रिटेन का जो कुलीन वर्ग था, उसके लिए वो सुरक्षित था। तीसरा जो कारण था कि वहाँ पर एक मध्य वर्ग का उदय हो गया। इस मध्य वर्ग के उदय ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पर सामने सामने कोई राजा भी नहीं था अमेरिका में, राजा तो दूर बैठा था, कोई नोबिलिटी नहीं थी यहाँ पर, कोई ऑर्गेनाइज्ड चर्च नहीं था। मेजॉरिटी जो लोग थे वो मिडिल क्लास और लो क्लास के पीपल थे, ठीक है। और जब इंग्लैंड अपने यूरोपीय युद्धों में उलझा रहता था तो इनको एक मौका मिल जाता था कि वो अपने ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ाएं। और ये मध्य वर्ग के जो लोग थे वो अपनी ताकत को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थी कि अगर कोई समय आए, कोई अगर युद्ध का मौका आए, अगर आज़ादी के लिए उनको कोई संघर्ष करना पड़े, तो वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे इस बात के लिए कि वो इस आज़ादी को हासिल कर सकेंगे। तो दे वर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ देयर एबिलिटी टू फाइट आउट ब्रिटिश पावर and secure independence for themselves. चौथा जो महत्वपूर्ण कारण था जिसने इस अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को पैदा किया, वो था इंग्लैंड की जो कॉलोनियल इकोनॉमिक और कमर्शियल जो पॉलिसी थी ना, वो थी। इंग्लैंड की जो आर्थिक और व्यापार संबंधी जो नीति थी, उसने बहुत बड़ा योगदान दिया इस युद्ध को लाने में। अब ये कारण क्या था, ये इसको समझना है हम लोगों को। इंग्लैंड समझता था इन कॉलोनीज को कि वो इंग्लैंड की पर्सनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इन कॉलोनीज का जो एग्जिस्टेंस है वो केवल मदर कंट्री के हितों को साधने के लिए है। इस वजह से इन कॉलोनीज के प्रति इंग्लैंड की जो नीति थी, इंग्लैंड की जो नीति थी 13 कॉलोनीज के प्रति, वो ये थी कि यहाँ पर इनकी अर्थव्यवस्था नहीं बढ़े, इनके उद्योग धंधे नहीं बढ़ें, इस किस्म की नीति थी। अब आप एक पढ़ चुके हैं, डिग्री 1 में आप पढ़ चुके हैं, एक मर्केंटिलिज्म की नीति पर हम लोगों ने बात की थी कि मर्केंटिलिज्म क्या था, वाणिज्यवाद क्या था। और इसमें हम लोगों ने इस विषय पर बात की थी कि ये मर्केंटाइल जो सोच थी ना, मर्केंटिलिज्म का सिद्धांत था कि जो कॉलोनीज होते हैं वो, हालांकि ये सिद्धांत बहुत दिन में विकसित हुआ, लेकिन एक मान्यता थी कि कॉलोनीज जो होते हैं वो मदर कंट्री के हितों को साधने के लिए होते हैं। और ऐसी नीति जो मदर कंट्री जो होते थे, जो कॉलोनियल पावर्स होते थे, वो हर जगह में अपनाते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ अमेरिका के 13 कॉलोनीज के ही साथ ऐसा किया गया। हम लोगों ने भारत के इतिहास में भी देखा है कि इसी किस्म की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी, दूसरे जगहों पर भी इसी किस्म की नीति अपनाई जाती थी। तो कॉलोनीज जो है वो मदर कंट्री के हित को साधने के लिए हैं,
ये बात बिल्कुल सिद्धांत के तौर पे पूरी तरह से स्थापित हो चुकी थी।